अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और उसको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हमने T20 सीरीज़ देख रहे हैं। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड ने अच्छा कमबैक किया और 4 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बड़ा ज़रूरी था, अगर हम इस सीरीज़ के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान की जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही थी, न्यूजीलैंड का कमबैक करना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने कल के मैच में विक्ट्री हासिल की। इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ शो में मौजूद है अबू बकर बिलाल, अस्सलाम वालेकुम जी। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे महमूद रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी महमूद साहब, पहले स्टार्ट आपसे ही करते हैं। कैसा देखा कल का मैच? जो हमने शुरू में दोनों मैचेस में बात की कि शायद कहीं ना कहीं टॉस जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, और वही चीज़ हमें देखने में नज़र आई कि जब उन्होंने टॉस जीता तो उन्होंने भी पहले बैटिंग की, और अगेन रिजल्ट वही साबित हुआ जो लाहौर की एक ट्रेडिशन चलती चली जा रही है, जो पिच का बिहेवियर है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो जीत जाती है। तो कैसे देखा आपने ओवरऑल इसको? जी, वो बिल्कुल अच्छा। लेकिन उससे पहले हम जो डिस्कशन कर रहे थे, हम यही कर रहे थे जब दूसरा T20 हुआ था कि न्यूजीलैंड ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएगी, वो एक स्ट्रांग टीम है और जब उसे मौका मिलेगा, अब उसे टॉस के जरिए मौका मिला और यकीनन एक चीज़ जो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि टॉस वहाँ पर बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, बैटिंग की, बोर्ड पे लगाया। लेकिन अगर हम उसमें फिर दोबारा देखें तो पाकिस्तान मैच ये जीत सकता था। वही हो रहा है कि पहले मैच में तो हमने देखा कि बाबर और रिजवान जो है वो नहीं चले, तो नीचे से जो है वो उन्होंने साइम अयूब ने अच्छी इनिंग खेली। लेकिन फिर दूसरे में हमने देखा कि रिजवान और बाबर की एक अच्छी वो इनिंग चली। कल फिर हमने देखा कि दोनों नहीं चले तो टीम जो है वो कोलैप्स कर गई। नीचे से इफ्तिखार ने जो है वो अच्छी बैटिंग कर दी। तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जो वाइटल रोल प्ले किया है उसने, टॉस ने, लेकिन अब जो मरहला जो है वो पिंडी का है, पिंडी की पिच कैसे ब्रेव करती है, वो अब एक नया सिलसिला शुरू होगा। चले उस पर भी हम ज़रा डिस्कशन कर देंगे। पहले अबू बकर आपकी तरफ बढ़ते हैं। टॉस की बात आपसे भी मैं करना चाहूँगा। आप तो ग्राउंड में मौजूद थे। ड्यू फैक्टर का कल क्या पोजीशन थी? आपको लगा कि ड्यू फैक्टर था? और अगर नहीं था तो जो हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि जो पहले बैटिंग करता है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और हमने देखा कि 163 को बड़ा टोटल नहीं था, और बाबर ने भी जिस तरह अपनी पोस्ट मैच में कहा कि बड़ा ये इजी चेस होने वाला चाहिए था। और आपको कहीं लगता नहीं है कि हमने ख़ास तौर पे जो एक तो चले टॉस किसी भी कंट्रोल में नहीं होता, जो हमने अपना बैटिंग ऑर्डर रखा, अब इफ्तिखार को नंबर 8-9 पे भेजना, ये तो एक बड़ा मतलब विदाउट बियॉन्ड वो थिंकिंग या इमेजिनेशन की चीज़ थी जो बाबर ने डिसीजन। और अगर आप एक जो ऑलराउंडर को पहले पूरी लिस्ट को पहले भेज देंगे और बैट्समैन को जो एक ही यू हैव ओनली बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, उसको आप 8वें नंबर पे भेजो। देखिए, बिल्कुल क्वेश्चनएबल चीज़ तो है ये यकीनी तौर पर। लेकिन पहले आपने बात की है ड्यू की। ड्यू फैक्टर मुझे कल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, था ज़रूर लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। दूसरा, टॉस अहमियत इस वजह से इख्तियार कर गया हुआ है कि पहले 6 ओवर्स के अंदर जो टीम टॉस जीत रही है उसको, उसके बॉलर्स को, उसके फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है विकेट से। ये वही विकेट थी जिस पर पहला T20 मैच खेला गया था कज़ावी स्टेडियम के अंदर, और फिर तीसरा मैच भी उसी विकेट के ऊपर ही खेला गया। तो कहीं ना कहीं पहले 6 ओवर्स का फ़ायदा उठाने के लिए टीम्स फैसला करिए कि हम पहले बॉलिंग कर लें। उसके अलावा बहुत ज़्यादा विकेट के अंदर ना टर्न नज़र आया, ना सेकंड इनिंग में हमें कुछ ज़्यादा हेल्प नज़र आई है। बट एक जो पहली इनिंग के अंदर रन्स का जो टोटल सेट करना होता है, उससे दूसरी टीम को यकीनी तौर पर थोड़ा सा अंडर प्रेशर होती है, और जब हमारे 2 ऊपर से जल्दी आउट हो जाएं फिर मुश्किलात होती रहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि राइट लेफ्ट कम्बिनेशन कप्तान बनाने की कोशिश करते रहे हैं, खासकर जब पहले 2 आउट हो गए, उसके बाद फ़खर और साइम आए हैं। फ़खर और साइम के बाद अगर राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन बनाना था तो ओपन पे भी बनाया। ओपन पे नहीं बनाते ना, असल चीज़ ये है कि ओपन पे नहीं बनाते। नंबर 4 के बाद मुझे ऐसा नज़र आया कि जहाँ पर राइट लेफ्ट कम्बिनेशन को वो देखते रहे। शदाब आया, शदाब के बाद इमाद को भेजा, शदाब और इमाद की जोड़ी विकेट पे दिखाई दी हमें। उसके बाद फ़हीम अशरफ और इफ्तिखार की तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी कमाल इनिंग थी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा महमूद भाई ने कहा है ना कि न्यूजीलैंड वापस आ सकता था, ये टीम उनकी इतनी केपेबल थी कि पाकिस्तान को हरा सकती थी। हालांकि मैं खुद हैरान ना होता अगर पाकिस्तान 5-0 से ये सीरीज़ जीता, लेकिन क्योंकि ये वो सारे प्लेयर हैं जो कि अपनी होम कंडीशंस के अंदर श्रीलंका को हरा कर आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इनका जेट लैग शायद उतर गया है पहले 2 मैचेस की शिकस्त के बाद। और अब टीम ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दी है, ज़रूरी भी था उनकी टीम के लिए कि वो बाउंस बैक करते सीरीज़ के अंदर। बट हमने कुछ बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। 64 for 6, देन 88 for 7, देन इफ्तिखार और फ़हीम अशरफ के दरमियान 63-64 रन की पार्टनरशिप लगती है, वो बड़ी शानदार थी। देखिए, कल 2 ही पार्टनरशिप लगी, एक न्यूजीलैंड की लगी
और डैरल मिचेल और लैथम की, और दूसरी पार्टनरशिप कल मैच के अंदर लगी फ़हीम अशरफ और इफ्तिखार की, और वो दो पार्टनरशिप मैच को क्लोज ले आई, चाहे रिजल्ट न्यूजीलैंड के हक में आए, लेकिन ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। बहुत सारे लोग 6 आउट होने के बाद, 7 आउट होने के बाद ग्राउंड खाली होना शुरू हो गया था, लेकिन जो लोग रुके उन्होंने फिर मैच को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, लेथम ने उसको एंकर भी किया, ये एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि होता क्या है कि कई दफ़ा आप जब तेज़ खेलने के चक्कर में जाते हो तो अपनी विकेट्स खो बैठते हो, जो हमारे साथ भी सामना हुआ। उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन थी एज ए कैप्टन भी और एज ए ओपनर भी कि मेरे ऊपर ओनस ज़्यादा है, नीचे मिडल ऑर्डर हमारा सारा यंग है, और ये मिचेल को भी इस चीज़ का रियलाइज़ किया उसने भी, और उसने भी साथ किया। हालांकि मेरा मानना है कि चैपमैन जो है वो सबसे अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है और बड़ी क्लीन हिटिंग कर रहा है। तो कैसे आपने उनकी इनिंग्स को देखा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि टॉम लैथम ने कल बड़ी जल्दी रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे लंबा खेलना पड़ेगा अगर टीम ने कुछ रन टेबल पे सजाने। यकीनी तौर पर वो सोच रहे होंगे कि 170 प्लस करें, बट 163, 64 स्कोर भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी साबित हुआ है। तो इसके अंदर टॉम लैथम की 49 बॉल 64 रन्स बहुत क्रूशल थे, डैरल मिचेल के 34 रन्स वो बहुत क्रूशल थे। तो ये दो एक ऐसी प्लेयर्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि जिसने मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम को उठाया होगा, बैक किया होगा। 7 चैपमैन आए, हालांकि मैं समझता हूँ कि शायद मैच इतना क्लोज ना होता, क्योंकि इनके जो इनफॉर्म बॉलर हैं लिस्टर, वो कल 2 ओवर्स के बाद अनफिट हो गए थे फील्डिंग के दौरान, जिसके बाद पार्ट टाइमर से जो है वो ओवर्स मुकम्मल करवाए न्यूजीलैंड ने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो मैच जीता है। लेकिन मुश्किलात जरूर रही, मिलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसने मिलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मैच कोई शक नहीं है। हम देखते हैं कि वो विकेट टेकर, ऑब्वियसली रन्स तो होते हैं जो विकेट टेकर होता है, जैसे हमारे हारिस स्टोक्स है, बट ये है कि वो अपना अटैक करना नहीं छोड़ते, और वही चीज़ उनके काम आई, उन्होंने कंटिन्यूस विकेट्स लेते रहे वो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, विकेट्स लेने की वजह से ही न्यूजीलैंड को फतह मिली है, तो पाकिस्तान को थोड़ा से रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमने क्या बैटिंग ऑर्डर आजमाना है। जिस तरह कि आपने अपने इनिशियली बात की थी कि इफ्तिखार जो कि वाहिद मिडल ऑर्डर बैटर है, उसको आप नंबर 8 पे भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। आधे तीतर आधे बटेर के साथ आप मैच नहीं जीत सकते, और हमारे पास 3-4 आधे तीतर आधे बटेर, नॉर्मली लोग ऑलराउंडर को कहते हैं, जो कि बहुत स्पेशलिस्ट नहीं होता किसी भी, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, जो दोनों रोल प्ले करता है। तो वो आपको कभी कभी ही मैच जितवा के देंगे। जिस तरह एंड पे 14 बॉल पे 27 रन की इनिंग खेली फ़हीम अशरफ ने, तो वो एक बड़ी क्रूशियल इनिंग थी। बट शादाब कल स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी, उनको बहुत ज़्यादा टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर में आजमाया जा रहा है। पहले मैच के अंदर भी उनको जल्दी भेजा गया था। तो अब ये चीज़ें ज़रूर क्वेश्चन उठा रही हैं, लेकिन पहले मैच के अंदर हमें साइम और फ़खर ने अच्छी पार्टनरशिप दी थी, जिसकी वजह से हम संभलते संभलते एक अच्छे टोटल तक पहुंच गए थे। हालांकि उस वक्त 20 पे 2 आउट हो गए थे पाकिस्तान का, को पहले मैच में याद होगा। लेकिन इस मैच में जब आपके 4 के 4 जिनको हम देखें, बाबर रिजवान आउट होते हैं तो विकेट पे फिर भी ओपनर ही खड़े होते हैं, साइम और फ़खर वो भी ओपनर ही है। तो जब चारों आउट हो गए हमारे, उसके बाद हम संभल नहीं पाए, फिर हमारे पास वाइड। अबू बकर, हमने यही बात की ना कि जब भी आप कोई भी टीम बनाते हो तो आप हमेशा ये देखते हो कि अपने पूल में ओपनर तो ऑब्वियसली 2 प्लेयरों ने करनी है ओपनिंग, तो आपने रिजर्व ओपनर 1 या 2 मैक्सिमम रख सकते हैं, आप 6 तो नहीं रखेंगे ना। इसी तरह आपने मिडल ऑर्डर अगर लेना है तो मिडल ऑर्डर में आपके 2-3 आप रखते हो, एक आधा उसको कुशन देते हो अगर किसी की फॉर्म नहीं लग रही, कोई इंजरी हो जाती है। ये तो बिल्कुल बियॉन्ड थिंकिंग एक ऐसी चीज उन्होंने टीम सिलेक्शन की है कि जिसमें आपने एक मिडल ऑर्डर के साथ अपनी पूरी टीम बना दी। 6 आपने टॉप ऑर्डर बैटर्स रखे हैं इस स्क्वाड के अंदर। इससे बेहतर था कि आप चाहे चले हुए कारतूस, नाकाम कारतूस ही हैं शायद, चाहे वो आसिफ अली हो, खुशदिल हो, या इवन उमर अकमल हो, आप इन तीनों में से किसी एक को एडजस्ट करते। 6 ओपनर्स रखने के बजाय एक आप रिस्क लेते, एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को साथ टीम के रखते, शायद उसको कॉन्फिडेंस मिलता। मेरा मानना यह है कि चले बाकी जितने आपके लड़के हैं ये परफॉर्म करके आए, बट एक ऐसी प्लेयर जो शान मसूद की मैं आगे बात करना चाहूंगा, वो एक किस्म का छठा लास्ट ओपनर है जिसका स्ट्राइक रेट का भी हमें पता है, जिसके पास बड़ी हिटिंग भी नहीं है, और हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि वो नहीं खेलेगा। इसकी जगह पे आप किसी मिडिल ऑर्डर को डाल के चांस लेते, उसको भी कॉन्फिडेंस देते, इवन दो मैं कहता हूँ खिलाते भी ना, एटलीस्ट उसको ये भी ऑनर ही होता है ना जी, टीम में स्क्वाड में नाम आ गया, वो प्रिपरेशन करता है, कोई चांस अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर वो दोबारा खेलने के लिए रेडी होता है। नहीं तो आप अपने आप को नवाजने के चक्कर के अंदर आप डगआउट में, जी हमारा दोस्त है बैठेगा डगआउट के अंदर, तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अनजस्टिफाइड है। महमूद साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा अगर आप सुन पा रहे हैं तो। जी आवाज आ रही है। आपसे पहले क्वेश्चन मैंने किया था, हाँ जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। आपसे पहले बात की थी हमने न्यूजीलैंड की बैटिंग के हवाले से, देवर नोइंग कि हम बहुत बड़ा शायद टारगेट ना कर पाए, कैप्टन को पता था, बट उसको था कि मैंने एक रीजनेबल टोटल देना पाकिस्तान को ताकि हम इनको पकड़ पाए, हमें पहले बैटिंग मिल चुकी है। तो उनकी इनिंग्स को कैसे देखा आपने?
नहीं देखिए, मैंने वही कह रहा था, लेथन में जो इनिंग खेली है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा जो बैड पैच आता है कि कंसिस्टेंस नहीं है। जो अनकंसिस्टेंसी है ना, वही कंसिस्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम देखें हमेशा से जिस तरीके से चलता है, आप अपने वक्त की अगर दुनिया की बड़ी टीमें देखें, जिस तरह वेस्ट इंडीज होती थी, ऑस्ट्रेलिया होती थी, तो उनका एक पूरा एक सर्कल जो है वो चल रहा होता था। लेकिन आज हीरो होते हैं, कल जीरो होते हैं। 6 बैट्समैन आप खिला रहे हैं और 8वें नंबर पर आप इफ्तिखार को भेज रहे हैं, ये सारी चीजें। और फिर आप दूसरी एक अहम बात पूछ रहे हैं, भूल रहे हैं हम लोग के सकलैन जो है अब वो न्यूजीलैंड का डगआउट शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ की सारी चीजें जो है ना, अभी रिसेंट पास में ही वो पाकिस्तान टीम के साथ थे और अब वो न्यूजीलैंड के साथ हैं। तो यकीनन वो सारी चीजें वहां से हैं, वो मार्क करते हैं। और आप कुछ भी कहें, सकलैन का जो स्टाइल ऑफ कोचिंग है वो बड़ी चीजों को मैनेटली देख रहे होते हैं। तो ये वो इस चीजें हैं कि मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि घर का भेदी जो है अब वो लंका ढाने पर आ गया है। तो उन्होंने अपनी टीम को और अपनी उसको इनिंग को बड़ी अच्छी तरीके से बिल्डअप किया। इसमें मैं ये जानना चाहूंगा, अभी जैसे हम अफगानिस्तान से सीरीज हारे तो हमने राना नवीज़ साहब से बात की, हमने कहा आपने जाके कुछ बता दिया, अब इधर हम सकलैन साहब को दोष दे रहे हैं। तो इन लड़कों को नहीं दोष देना कि जो सारे प्रोफेशनल खेलते हैं हमारे। बिल्कुल देखे आपने बिल्कुल बात की है। नहीं आप बिल्कुल बात की। अब आप बताएं ना कि शान मसूद की टीम में क्या जगह बनती है। आप वो डगआउट शेयर कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे कहीं दोस्तियां निभाई जा रही हैं। कराची में आए जब सेठी साहब तो वो बड़ी दावतें भी हुई और दुरूने खाना बड़ी खबर हुई, बड़े प्रोटोकॉल मिले। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं पे कर रही होती हैं। आप एक यंग लड़का या जो नहीं खेल रहा, जो अच्छा बैटर है लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म है, जैसे कि आपने ये अबू बकर ने कहा, आप उसको एतमाद दें, वो हो सकता है कर ले। जिस आदमी का आपको पता है कि नहीं खेलना, आप उसको क्यों खिला रहे हैं? और मुझे तो डर है कि इन चीजों के बाद आहिस्ता आहिस्ता न्यूजीलैंड जो रिदम में आएगा तो बकिया जो मैचेस हैं और वनडे का रिजल्ट जो है वो मुश्किल ना हो। और पाकिस्तान की तवक्कुआत के खिलाफ ना हो। कल एंड पे भी हम थोड़ी सी गलती कर गए, जहां पर सेकंड लास्ट ओवर के अंदर जब फहीम अशरफ आउट हुए, हमने नसीम शाह को भेजा। वहां पर अगर हारिस रऊफ को भेजा जाता शायद बेहतर डिसीजन साबित होता। उनके 2 छक्कों की वजह से उनको, यार पिछले मैच के अंदर हारिस ने एक चौका छक्का लगाया हुआ है, इन्हीं विकेट्स पे लगाया, और हारिस के अंदर कैपेबिलिटी है। देखिए नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे, हमें मैच जितवाए थे, इसमें कोई शक नहीं है। बट हारिस उससे बेहतर हिट कर लेता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो और हारिस को हमने वहां पर नहीं भेजा। वो 3 बॉल हारिस देखें, एक बाउंड्री लगती अगर, तो वो मैच मेरा समझते आखिरी ओवर में 11 रन बन सकते थे। और कई दफा ना आप बड़ी हिट के चक्कर में जैसा यही ब्लाइंड शॉट खेल रहे थे। जी प्लीज आप बोलिए। यही तो चक्कर है कि वो नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए तो हमने उसको अपग्रेड कर दिया। भाई नसीम शाह को उसकी जगह भी भेजें, वो हो सकता है आइंदा एक आध छक्का और मार दे, लेकिन आपको हारिस को भेजना है जिसका नंबर है। माजी में ना ऐसे है ना, अब इस तरीके से तो फिर ममू साहब आप माजी में याद करेंगे तो एक आधे 2 छक्के ये हमें बड़े बड़े लंबा अरसा भी कॉस्ट करते हैं। किसी ने कहीं जिता दिए तो बड़ा बड़ा लंबा टाइम वो बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना, असल में अभी इससे पहले जो आप ऑलराउंडर की बात कर रहे थे ना, वो पहले तो ये होता था कि ऑलराउंडर जैसे इमरान खान थे ना, तो इमरान खान एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही। कपिल देव और आयन बोथम जो उनके उस वक्त जमाने में जो कंपटीटर्स थे, वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, मतलब उनकी बैटिंग स्किल्स अच्छी थी। कपिल देव बॉलर इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे बैटिंग थे। तो ये हमेशा से रहा है, लेकिन अब वो हो गया है कि बिल्कुल ही जो ऑलराउंडर होता है कि मीडियोकर किस्म का होता है। अब आप हमारे ऑलराउंडर देखें, अब ये आपने राना नवीद की बात की, मंजूर इलाही की बात की और आपके रज़ाक की बात की, तो ये बड़े अच्छे कम्पिटिटिव ऑलराउंडर होते थे जो मैच विनर होते थे। मतलब मंजूर इलाही जो है वो कलाई से छक्का मारते थे, रिचर्ड ने उनकी तारीफ की। राना जितना अरसा खेले पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा किया। इस तरह का कोई मुस्तकिल आपको ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है। इस वक्त अगर मौजूदा टीम में देखें तो हमें तो सारी बॉलिंग ऑलराउंडर नजर आते हैं, वो चाहे इमाद हो, शदाब हो, इवन फहीम हो, नवाज हो। बट मुझे ये बताएं कि शदाब की बॉलिंग किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है? कल भी 4 ओवर में 34 रन दिए, उतने इफेक्टिव जितने होना चाहिए। लेंथ जो है ना, लेंथ कंट्रोल नहीं हो पा रही उनसे। अच्छा, लेंथ कंट्रोल नहीं हो रही। कल आप देखें कि रिजवान को बॉल उनकी इतनी आउट ऑफ द स्टंप जाके उनकी बॉलें पड़ रही थी कि वो लग रहा था ये करेक्ट करेगा और 2-3 बॉलें निकल गई। तो शादाब से जो बिल्कुल लाइन और लेंथ जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो ये आ जाता है कि बस ऐसा लगता है कि वो जो रोटी गैंग और पता नहीं सर काम किधर करना पड़ेगा। काम करने के लिए डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। हमारे प्लेयर्स, अब ये जो स्टार प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक कितनी खेलते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा,
मैच से पहले काफ़ी हम ये देख रहे थे, डिटेल्स में आ रहा था, ख़बरों में आ रहा था कि रिजवान नहीं खेलेंगे और अभी वो फिट नहीं है और हारिस को चांस दिया जाएगा, मोहम्मद हारिस को। थोड़ी देर पहले एलामिया आ गया पीसी की तरफ, वो फिट हो गए हैं, पैनल ने उनको फिट करार दे दी है और वो मैच खेलेंगे। अब इसमें बड़ा क्लियर था कल, अगर आप उनकी कीपिंग करते हुए देखें, कल जो रन आउट हुए कि ही वॉज नॉट फुली फिट। जो मैंने आपको पहले मैच में याद होगा, मैंने अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में बात की थी कि हमारे सीनियर के अंदर वो ना करेज है ना वो सोच है कि हमने जूनियर को चांस देना है, तो फिर बोर्ड मजबूर होता है आपके जूनियर को ज़बरदस्ती खिलाने के लिए। और कल उसकी फिर एक दफ़ा एग्जाम्पल नज़र आई। हम रिजवान को एज ए प्लेयर बहुत ऊपर रेट करते हैं, उनकी बातें भी बड़ी अच्छी सुनते हैं, बट भाई अगर आप फुली फिट नहीं हो तो ये पाकिस्तान की टीम है, इधर कैप्टन को भी रोल प्ले करना चाहिए, कोच को भी करना चाहिए। वो क्लियर नज़र आ रहा फिट नहीं है और ज़बरदस्ती मैच खेल के रन आउट भी हुए। कीपिंग के अंदर भी हमें साफ नज़र आ रहा था उनकी वो फिटनेस लेवल क्या है। देखिए महमूद भाई ने एक एग्जांपल दी थी कि वो 2 छक्के नसीम शाह के वो हमें लंबे अरसे तक याद रहेंगे। तो वो जो रिजवान ने अगेंस्ट इंडिया आईसीयू से उठ के जो एक इनिंग खेली थी ना, हाँ। उसके बाद लगता है रिजवान भी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल में हमारे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो एक इनिंग थी अच्छा। वो शायद उसकी बदौलत वो कहेंगे जी ये तो फिट है। वो रिजवान कह रहा है मैं ठीक हूँ तो मतलब ठीक हूँ, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। कल स्टेडियम के अंदर मैं मौजूद था, ग्राउंड के अंदर रिजवान फिट नजर नहीं आ रहे थे। जितनी एफर्ट वो मैच से पहले करते हैं वो एफर्ट भी उन्होंने नहीं की। कल मैच से पहले एक जो सेशन हुआ उसके अंदर हारिस ही विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दिए थे और हम समझ रहे थे कि शायद आज रिजवान नहीं खेल पाएंगे, लेकिन 10-12 मिनट पहले उनको मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया गया। यही तो प्रॉब्लम हमारे कल्चर का, ये मसला समझ नहीं आ रहा कि सीनियर जूनियर को चांस देने को तैयार नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करूं, माजी में भी हुआ है कि लोग फिट नहीं होते थे। 92 का अगर आप देखें, उसे कहते हैं बड़े बड़े मैचेस है, जावेद मियादाद इंजेक्शन लगा के खेले, वसीम अकरम, शोएब अख्तर की टीम को जरूरत होती थी। अच्छा, उस वक्त वो उनको मैनेजमेंट भी कह रही होती, लेकिन अब क्या है कि इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ है हमारे खिलाड़ियों में ना, मतलब आप सीनियर हो गए, पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं है। मतलब इसलिए कि इनको पता है कि इनकी परफॉर्मेंस है जो बिल्कुल एज पे है और बिल्कुल एक थिन सा जिसे है कि इधर उधर हो गई। अब वो अगर कल देते वो परफॉर्म कर जाते। अब आप देखें ना कि उसकी कॉस्ट आपको क्या पे करनी पड़ रही है। अगर आपने 2 रनआउट छोड़ दिए और आप जल्दी रनआउट हो गए, आप जो क्लीन स्वीप की तरफ जा रहे थे, आपने एक मैच उनको दे दिया। तो फिर बात ये कि अगर बोर्ड इंटरवीन करता है, वो फिर इन खिलाड़ियों को होता है कि जी जूनियर्स को खिला रहा है। अब पाकिस्तान के साथ एक ब्लेसिंग डिस्गाइज ये कि यहाँ बंच ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। आज आप देखें ना कि कितने बॉलर जो हैं वो बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाहीन्स के अंदर ये इधर उधर लीग खेल रहे हैं कि किसी तरीके से हम दोबारा वापस आए। तो उसमें बड़ा दिल करना चाहिए। अगर आपको महमूद भाई आपने बॉलर्स का जिक्र कर ही दिया है, अफगानिस्तान सीरीज के अंदर हम चाहे वो सीरीज हारे, लेकिन एहसान उल्लाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी अभी तो लेकिन ये सीरीज जहां पर उनको हमने मजीद कॉन्फिडेंस देना था, अपनी कंडीशंस में खिलाना था, वहां पर हम उनको बेंच पे बैठा रहे हैं। तो इससे क्या आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं? इस पे भी हम जरा बात करते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके एहसान उल्लाह पे भी बात करते हैं और एक इंटरफेयर वाला बंदा भी पाकिस्तान आज लैंड कर गया, उस पर भी डिटेल में बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से। जियो बकर इंटरफेरेंस की बात की कि इंटरफेरेंस कौन करेगा, कैसे करेगा, बोर्ड करेगा नहीं करेगा, लेकिन जो इंटरफेरेंस करेगा वो मेरा ख्याल आ गया आज। मिकी आर्थर साहब डायरेक्टर, प्रोबली इनको ये डेजिग्नेशन दिया जाएगा और मेरा ख्याल है कि सारे जो कंट्रोल अब जो SPCB का इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन और सारे मामलात वो नहीं के पास होंगे। एक उसकी कड़ी हम देख चुके हैं कि जो स्क्वाड इनके साथ काम करेगा, कोचिंग पैनल जो है वो सब इनकी मर्जी के आ चुके हैं और मेरे ज़राए के मुताबिक के उनकी मीटिंग के 2 एजेंडे हैं। एक उनका ऑब्वियसली चेयरमैन जो नजम शेट्टी साहब हैं जो कमेटी के हैं, उनके साथ मीटिंग है और दूसरी उनकी बाबर के साथ भी है। और मेरे ज़राए के मुताबिक वो यही है कि वो प्रॉब्ली इसी पे बात बाबर से करना चाह रहे हैं कि वो किस फॉर्मेट में अपनी कैप्टनसी रखना चाह रहे हैं। शायद टेस्ट के अंदर कोई और हम कैप्टन देखें, अगर वो कंफर्टेबल हुए तो शायद T20 में हम कोई और देखें। तो आपके क्या इस पे ओपिनियन है और कैसे देखते हैं सारे? मैं तो थोड़ा हैरान भी हूँ कि जिस किस्म का ऑनलाइन कोच हम लेकर आए हैं, शायद दुनिया में इससे पहले कोई एग्जांपल नहीं थी। अब उनके पास टाइम इतना ज़्यादा है, तो पाकिस्तान को दे दिया ना, ब्रैडमैन को दे दिया, वो तो डायरेक्टर रोल क्या दे दिया, वो एक ही बात है, डायरेक्टर क्रिकेट है, फिर नीचे उन्होंने अपनी जगह हेड कोच का नाम उनको दे दिया जो पहले फील्डिंग कोच थे।
तो अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे तो मायूसी हुई है सीरियस, अगर आप मेरे से पूछें। हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद थी, हम किसी और ऑप्शन की तरफ जा सकते थे, लेकिन हमने लाजिम व मलजूम समझा। शायद नजम सेठी साहब जब आए हैं तो वो अपनी पुरानी रजीम को वापस लाना चाहते हैं। उसके अंदर वो चाहे उनकी नाइला भट्टी हो, अमजद भट्टी हो, डिफरेंट और जो लोग हैं जो वापस आए हैं इस वक्त सेठी साहब के आने की वजह से, तो ये सारा वो ग्रुप वापस आया है। शायद अब ऐसा लगता है कि इस ग्रुप के अलावा कोई पाकिस्तान क्रिकेट को संभाल ही नहीं पाएगा। तो यही लाजिम व मलजूम है। वुमेन क्रिकेट के अंदर देखिए मार्क कॉल्स कब हटाया गया था, नजम सेठी के जाने के बाद हटाया गया था। मिकी ऑर्थरो कब हटाया गया था, नजम सेठी के बाद हटाया गया था। तो वो सारी टीम कि तुम्हें मेरे होते हुए हटाया गया, तुम वापस आ जाओ। अब ये ग्रुप किधर बैठता है, क्या करता है, क्या सोचता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट कर रहा है, वक्त ही बेहतर बताएगा। ममू भाई आप बताइए इस सारे डिसीजन को कैसे देखते हो, और आपको क्या लगता है कि शायद ये जस्टिफाइड भी वो कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी भी जिताई थी। तो क्या लगता है आप ये डिसीजन को कैसे देख रहे हैं, जो तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं उनको? बस वो जितवा दी थी तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। 2 दिन में तो ऐसा लगता है कि कोई जादू की झप्पी उनके पास होगी, वो देंगे। और जैसे अबू बकर ने कहा, लाहौर में रहते हैं आप और वो पीसीबी के मामलात को देखते हैं, बिल्कुल वही है कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में। मार्क कोल को ये लेकर आए। अब मुझे अंदरून खाना जो मुंसलिक लोग हैं वुमेन्स क्रिकेट के साथ, उन्होंने कहा कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। आप विकीपीडिया पे नेट पे जाके देखें। एक आपका कोच ऐसा जो मार्क कोल है जिसके मुतालिक कहा जाता है और आपने उसको लगा दिया। जो रिपोर्ट है, मसला ये है कि आपके पास लड़कियों के क्रिकेट में पूल बड़ा नहीं हुआ, वो मेहनत नहीं कर रहे, पूरी एक वो थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कर रहे हैं। अब आप मार्क कोल को दोबारा ले आए, अपनी टीम पूरी लें। राइट मैन राइट पोजीशन जब तक नहीं होगी, पीसीबी के पास चूंकि फंड बहुत ज्यादा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि जी वो ब्रेंडन भी आ गए, उसके बाद जी आपके उसे मिकी आर्थर भी आ गए, 2 दिन में क्या करेंगे? और आपको डायरेक्टर क्रिकेट लगाने की उनको ऐसी क्या जरूरत थी कि पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं कटा? इससे अच्छा तो वो रिटायर हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं पाकिस्तान के, जाकिर खान। सर एंड्रू हमारे बैटिंग कोच है, इससे बेहतर तो मोहम्मद यूसुफ को हम कैरी कर लेते। उमर गुल आज हमारे साथ बॉलिंग कोच हैं। 5 आपके फास्ट बॉलर्स केपीके से उनका ताल्लुक है, लेकिन हम मॉर्ने मॉर्गल को लेकर आ रहे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो पहले बिजी हैं आईपीएल के अंदर। और मैं आपको बताऊं, आप सबसे ज्यादा अंडररेट करते हैं अब्दुल रहमान साहब, जो कोचिंग के अंदर हैं सबसे बेहतरीन कोच हैं। आप देखें वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहे, पेशावर जल्मी के साथ रहे, केपी के साथ रहे, मुल्तान सुल्तान के साथ रहे, वो बिल्कुल कोई इंटरेक्शन, मुल्तान सुल्तान के साथ हैं। इतने बेहतरीन कोच है ना। इससे अच्छा तो ये था कि वो फिर क्रिकेट तो सारी इनको कोचिंग तो शाहिद असलम नहीं करानी होती, एंड में चाहिए कोच जितने भी आ जाए सारे। फिर वो ग्राउंड में कोचिंग तो सारी शाहिद असलम नहीं करानी होती है। इस हकीकत, हाँ, सारी ड्रिल उन्होंने करानी, सब कुछ उन्होंने करानी। अपने लोगों को छोड़ के आप पैसा उनमें बांट रहे हो। उसमें एक और ऑप्शन भी मुझे बॉलिंग की अगर हम पहले बात करें, अजहर महमूद की बड़ी अच्छी थी और उसकी परफॉर्मेंस भी हमने देखा, टीम के साथ बड़ा अच्छा काम किया था। उनको भी सुना जा रहा था कि कंसीडर किया जाएगा, बट फिर नहीं। इवन यासिर अरफात यार वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड हैं, वो भी उनसे यासिर मुलाकात हुई इनकी, पूछना चाह रहा था जी, मेरी बात हुई है यासिर अरफात से। यासिर अरफात ने तो जी, अच्छा, उन्होंने ब्रीफ यही किया कि उनसे मुलाकात भी हुई, उनको बुलाया भी गया, उनको कहा भी गया कि आपने इंग्लैंड से लेवल 4 कर लिया तो आप यू विल बी द पार्ट ऑफ द टीम। पीसीबी ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली राय के मुताबिक भी न्यूज आ गई, एश्योरेंस दी गई थी कि आपको कंसीडर किया जा रहा है। यस, और आप न्यूजीलैंड टीम में के टाइम पे उन्होंने ये खबर लीक कर दी यासिर अरफात ने ना सोशल मीडिया पे, के माना चाह रहा हूं, इसलिए पाबंदी लग गई। बस वो उनकी बेचारे की मुझे तो लगता है कि 2 दिन के जो हमारे टीम डायरेक्टर है ना उनको पसंद नहीं आया यासिर अरफात, इस वजह से उन पर पाबंदी लगी। नहीं, शायद उनका बताना पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके जराए के उनका कहना यह था कि उन्होंने खुद बुलाया और उनसे बात की और कोचिंग के हवाले से डिस्कशन की सारी। बट अगेन इस पाकिस्तान में आपको पता है एक दिन कुछ सिनेरियो होता है, अगले दिन ऑल टुगेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी हम बात एहसानुल्लाह की भी कर लेते हैं। कल रमीज राजा भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि मेरी बिल्कुल समझ से ये बियॉन्ड है कि आप जो सबसे एक प्रीमियम बॉलर बनने जा रहा है और उसको आपने कॉन्फिडेंस देना था, खिलाना था। दो के चले आपके बाकी बॉलर भी अच्छे हैं, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट उस बंदे को आपने वर्ल्ड कप तक मैक्सिमम मैचेस दे के प्रिपेयर करना था, तो उसको नहीं खिलाएगा जी। वो पहले आप बताइए। नाइंसाफी हो रही है मुझे लगता है कहीं ना कहीं। देखें
नसीम शाह भी यही सोच रहे थे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस वजह से उनको मैच दिया गया। उनको आपको याद होगा कि पहले 2 मैचेस के अंदर नहीं खिलाया गया। पहले 3 ओवर्स कल के उन्होंने बड़े शानदार किए, 16 रन दिए, बट जो डेथ बॉलिंग थी उसके अंदर वो फिर हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए कल भी नसीम शाह। तो एहसान उल्लाह खासा यही है कि वो अच्छी बॉल कर लेते हैं, पेस के साथ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस उनका मौजूद है, विकेट टेकर हैं। तो हम किसी की भी जगह खिला सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नसीम को ड्रॉप करें या रेस्ट दें, मैं ये नहीं कह रहा शाहीन को रेस्ट दें या हारिस को रेस्ट दें। आप किसी की भी जगह खिला सकते हैं उसको। आप शाहीन को भी रेस्ट करा सकते हैं। आपने देखिए, अब आपके जब पूल बड़ा होता है तो आपने वर्कलोड मैनेजमेंट करनी होती है। ये नहीं होता कि हमने जीती जाना है और हमने खेली जाना है। आपके सीनियर जूनियर को देने को तैयार नहीं है जगह। सर, जमान खान को फिर क्यों बिठाया गया? बच्चा है ना, अभी सीनियर नहीं है ना, बच्चा है ना। आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, जमान खान मेरे ख्याल से बाहर नहीं होता था। हारिस रऊफ ने 2 मैच के 4 जीत लिए थे। सीरीज आप कंफर्टेबल मूड में थे, आपको पता था न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ नहीं है, आप कोई बात नहीं, अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को भी रेस्ट करा सकते थे, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वही इनसिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पता नहीं कब तक ये मामला चलते रहेंगे। स्पेल कर देगा, जैसे 10-12 विकेट ले गया सीरीज में, तो फिर उसकी जगह ज्यादा हो जाएगी ना। जी मोमो भाई, देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इतनी सेंसिटिव होती है कि जिसमें टीम में जिसको बाहर बिठाया जाता है पेइंग 11 से, उसको ये कभी नहीं कहा जाता आप नहीं खेल रहे, उसको हमेशा ये कहा जाता है आज आप रेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो ना मतलब अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है। अब एहसान उल्लाह एक आ रहा है, आपने उसको बाहर कर दिया, वो इतना डीमोरलाइज हो जाएगा ना। एक यंग लड़का है, टैलेंट है, और वो किसी भी जगह बॉल कर सकता है, किसी भी उसकी अच्छी बॉल है, विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर आप इस इनिंग में उसको चांस देते, इस सीरीज में उसको रखते और साथ में उसको खिलाएं, मतलब रखा हुआ नहीं, सिर्फ उसको खिलाएं, चांस दें, ऐसे बॉलर के लिए तो होना चाहिए यार, आपने ना कंसेक्टिव 10-15 मैच खेल लें, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। मतलब जब आपके एक इनिंग का आप जख्मी प्लेयर आके विकेट कीपिंग कर रहा है, रन आउट होकर चला जाता है, सिर्फ वही वजह से, तो जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो बाहर बैठा हुआ है, और जिसको टीम में नहीं होना चाहिए। फिर यही है ना कि टीम के अंदर 2-4 बंदे ये ऐसे ले आते हैं जो कहीं ना कहीं ये ताल्लुकदारी या कुछ जो है वो निभा रहे होते हैं, जिससे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान सर्वाइव करता है। एट द एंड ऑफ द डे आपने पाकिस्तान की टीम है, ये किसी की जाती टीम नहीं है, या जो पसंद ना पसंद हो। अब रमीज राजा यकीनन चीजों को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पहले क्यों नहीं देखा उन्होंने? उनके जमाने में भी हम सब टीवी पे बैठ के यही डिस्कशन कर रहे होते थे कि यार इसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, इसको बेंच पे बिठाया, इसको अंदर होना चाहिए। तो उनकी बात करें तो वसीम को उन्होंने कितना अरसा बाहर रखा, किसी खाते में नहीं डाला, उन्होंने कहा कि प्लेयर ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान टीम की जगह ही नहीं बनती। इवन उन्होंने, आप अगर उनके टेन्योर से पहले के अगर उनके इंटरव्यूज जो यूट्यूब पे देखे, तो वो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया बाबर रिजवान को स्ट्राइक रेट के ऊपर, बट जैसे ही वो चेयरमैन बने, उन्होंने कहा इन दोनों से बड़ा प्लेयर तो दुनिया में मैंने देखा ही नहीं है, और ये क्या अच्छा खेलते हैं, ये अगर नहीं खेलेंगे तो अच्छा, ये वाली चीज जो है ना, ये सेठी साहब ने भी की है। आते साथ प्रेशर डाला, हम सीरीज करेंगे, बाबर को होता वाइट बॉल पे रखे, रेड बॉल पे रखे, अब वो भी कहते हैं वाह जी वाह, बाबर से बेहतर कोई नहीं है। तो वही चीज चल रही है, वो एक अपनी जगह को पक्का रखने के लिए। और जो आप महमूद भाई बात कर रहे हैं, वो बकर भी कर रहा है, पॉइंट ये है कि हमारे सीनियर अपनी ऐसी सीरीज को दोनों हाथों से कैश करते हैं, ना रन्स बनाएंगे, विकेट्स लेंगे, ताकि हमारी जगह जो है स्टैट्स हमारे ज़्यादा अच्छे हो जाए, और हमें किसी भी सूरत बोर्ड या किसी जगह पे आम पब्लिक भी बात ना कर पाए कि हमारी जगह नहीं बनती। बच्चे को चांस दे देंगे। अब ये देखें कितनी बड़ी ज्यादती की गई मेरी नज़र में। आपने 5 बच्चों को जब खिलाया गया तो आपने इस सीरीज़ में चांस देना था, जब न्यूजीलैंड की हाफ टीम आ रही थी। आप इस न्यूजीलैंड की टीम का कंपैरिजन अफगानिस्तान से करें तो आपको बच्चा भी बताएगा कि अफगानिस्तान की टीम इससे 1000 गुना तगड़ी टीम थी। तो आपने बच्चों को अपनी होम कंडीशन पे चांस देना था, उनको कॉन्फिडेंस देना था ना। आपने 3-4 लड़कों को डेब्यू करवाया, 5 बंदों को रेस्ट दिया, इधर रेस्ट करवाते। जब आसान सीरीज आई सारे सीनियर प्लेयर अवेलेबल हो गए। जब मुश्किल सीरीज थी और जो यूएई की कंडीशन थी शारजा की, वो दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन है प्लेइंग उधर सबने रेस्ट कर लिया, सबने एग्री किया कि हमने रेस्ट करना। हाँ, जिनको आपने अफगानिस्तान में चांस दिया उनको अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ ये चांस देते ना, यहाँ ही आजम खान खेल रहा होता ना, वो आपको बताता बिल्कुल ठीक है। ये मारता, साइम अयूब मारता, हारिस मारता, बिल्कुल मारते ये साइम अयूब मारता। साइम अयूब की 2 सीरीज हो जाती। आपके साथ प्रॉब्लम तो ये कि आप डिसीजन, अब आप देखें, अगर हम बात करते हैं ये सारे अंदर से डरते हैं।
वसीम बकार लंबा अरसा खेले, उनको तो टेंशन नहीं होती थी उनको ड्रॉप कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप सईद अनवर को, आमिर सुहेल को तो टेंशन नहीं होती थी कि उसे टीम से ड्रॉप कर देंगे, उससे पीछे चले जाएं, चूंकि इनकी परफॉर्मेंस थी। इनको खुद पता है कि इनकी मुझे अच्छी तरह याद है कराची के अंदर सरफराज मैच खेल रहे थे, सरफराज ने 102 रन किए, को डोमेस्टिक मैच था और उसके बाद आउट हो गए। जहीर अब्बास बीइंग चेयरमैन प्रेसिडेंट आईसीसी, वो मेहमान खुसूसी थे। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच में जो है वो आड़े हाथों लिया सरफराज को। उन्होंने कहा कि यार एक सेंचुरी का मतलब ये नहीं है आपको फिनिश करना था, सेंचुरी तो ये नहीं है, बड़ा खिलाड़ी तो वो तो फिनिश करके जाए जी। अब इंडिया के अंदर रिकॉर्ड है, विश्वनाथ 70-80 टेस्ट कंटिन्यूसली खेला, ड्रॉप नहीं हुआ। वो आदमी को खुद होता है, ये सारे अपनी परफॉर्मेंस से डरते हैं। मतलब आप ये देखें ना, एक दिन तो वो वही हीरो, हाँ, अपनी इनको खुद एतमाद नहीं है, चल गए तो देर तक, नहीं चले तो बस नहीं। यही वजह है कि किसी को जगह खाली नहीं करना चाहते। इंजमाम और मियादाद को हम बैटिंग में क्यों रेट करते हैं कि जब ये आते थे, देखिए लेजेंड, एक अच्छा प्लेयर होना और लेजेंड में डिफरेंस है, बड़ी एक क्लियर डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। लेजेंड जो होता है ना वो आपका मैच विनर होता है। उसकी अगर हम बात करें, ब्रायन लारा, इंजमामुल हक, जावेद मियादाद, जैक कॉलिस, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वा, या हम माइकल बेवन, ये हम 6-7 नाम, या विवर रिचर्ड की सर की बात करें, ये जब खड़े होते थे तो अपनी टीम को मैच जिता के जाते थे। हम अगर एक बाबर के साथ भी अगर आज एक चीज़ टैग करते हैं, बाबर और तेंदुलकर को रिलेट किया जाता है कि स्टैट्स में तेंदुलकर भी सबसे ऊपर है दुनिया में, बट आप देखें कि उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कम थी। इसी तरह विराट कोहली जब आया तो विराट कोहली ने जो एक डेकेड परफॉर्मेंसेस दी, उसने परफॉर्मेंसेस के साथ उसकी मैच विनिंग इनिंग्स कितनी ज़्यादा हैं। तो बाबर के अंदर जो एक चीज़ मिसिंग है अभी, वो मैच विनिंग इनिंग्स है। बाबर को आप अगर आप इनिंग्स देखें तो 90% उन्होंने जब रन्स किए हैं पाकिस्तान को खास तौर पे चेस करते हुए, पाकिस्तान नहीं जीता मैचेस। तो बाबर को मेरा ख्याल है कि अब फिनिशिंग के रोल में आना पड़ेगा। हम सब मानते हैं कि बाबर हमारा शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन उसके साथ जब कन्वर्जन रेशो में आएगा कि मैच फिनिश करके जाना है, जो आप बात कर रहे हो, तो फिर मेरा ख्याल है ये एक ऐसी लेजेंड कैटेगरी में आएगा जिसमें इसको हमेशा सारी जिंदगी याद रखा जाएगा। इस पे जरा मजीद बात करते हैं और आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और चांस लेना चाहिए। ब्रेक के वापस आके इसमें डिटेल में बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से बात करें। जी वो बकर, ये तो हमने कर लिया, किसको खिलाया नहीं, किसको खिलाया और क्या किया। अब क्या लगता है कोई कम्बिनेशन में आप समझते हो कि ऑल्ट्रेशन कर पाएगी टीम, या इसी कम्बिनेशन के चलेंगे? और मोस्ट लाइकली जो मैं अगर खुद देखूं तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा अनुल्लाह का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, शायद उसको चांस दिया जाए, उसके अलावा तो शायद मुश्किल ही है। आपकी नज़र में कुछ? मुझे भी कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं नज़र आ रही। एक आधी तब्दीली शायद हो सकती है और वही है एहसानुल्लाह, या आप ज़मान खान को ले आएंगे साथ, आप शाहीन को शायद रेस्ट करवा दें, एहसानुल्लाह को ले आएँ, हारिस रऊफ़ को ले आएँ, क्योंकि शाहीन इस वक्त वाइड लेफ़्ट आर्म आ रहा है। तो होता है आप शाहीन को ये अपना मैच खिलाएं चौथा वाला, और नसीम शाह की जगह आप एहसानुल्लाह को ले, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग के अंदर चेंजिंग दिखाई दे रही है। बैटिंग बेंच में तो आपके सामने सिचुएशन इस तरह की है कि 6 नंबर तक हमें ओपनर खिलाने पड़ रहे हैं, एक हमारे पास स्क्वाड के अंदर मिडल ऑर्डर दस्तयाब है। तो अब प्रॉब्लम्स तो हैं कहीं ना कहीं। अब हमें शान मसूद तो कब तक हम बेंच पे बैठाएंगे? अगर आपने उनको रखा ही है स्क्वाड में तो फिर खिलाएं उनको कोई ना कोई मैच। हाँ, बिल्कुल। देखिए मुश्किल वक्त में शान मसूद काम आए थे पाकिस्तान के। वर्ल्ड कप के अंदर जब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए गया, वहाँ पर हमने खुशदिल शाह और आसिफ को देखा, मुकम्मल फ्लॉप हुए, उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी, मिडल ऑर्डर में समझ नहीं आ रहा था कि इसको खिलाएं। तो शान मसूद ने वहाँ पर हमें कुछ इनिंग्स ऐसी खेल के दी जिसका हमें फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान टीम उस वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेली, बट फाइनल खेलने के बावजूद अगर उस प्लेयर की जगह नहीं बन रही तो कितना केपेबल है? अगर हमने बेंच पे सिर्फ बैठाना है फिर मेरा ख्याल है किसी और के साथ जाती है। टेस्ट प्लेयर हैं तो टेस्ट में नहीं खिलाया जाता, T20 में डाल देते हैं और टेस्ट के स्क्वाड में रखते हैं तो उसमें भी नहीं खिलाया जाता। एक आधा चांस तो मिल गया, बट उस पर जिस पे लगता है जो उनका प्रॉपर एक फॉर्मेट है जो जिसकी लिए वो जाने जाते हैं, उसमें भी उनकी जगह नहीं बनती। खैर महमूद साहब आप भी बताइए, आप कैसे देखते हैं कि आपकी नज़र में कोई पाकिस्तान स्क्वाड में कोई चेंजिंग नजर आ रही? तो नहीं, वो पाकिस्तान स्क्वाड ने तो जैसे अबू बकर ने समराइज किया, बिल्कुल ठीक है कि एहसानुल्लाह को अगर आप खिलाएंगे तो किसको बाहर निकालेंगे, बैटिंग में वही है। आप शान मसूद की बात करें तो मुझे तो आने वाले वक्त में लगता है कि शान मसूद टेस्ट साइड का कप्तान होगा। अगर बाबर आजम मान जाते हैं कि वो टेस्ट नहीं खेलेंगे ना, तो जितने अच्छे लॉबी है, लिंक्स हैं, सब कुछ हैं, और वो जिस तरीके से अच्छे एक टेस्ट के बैट्समैन हैं, तो ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान जो हैं
वो डायरेक्टर शान क्रिकेट मसूद के हो। भी चाहते हैं। बड़े तो उनके नहीं लगता क्लोज है हैं, सर? हाँ ये उनके, और उनके कहने हाँ। पे ही आपको पता होगा नहीं, बिल्कुल। ओडीआई में भी वाइस कैप्टन बनाया गया लेकिन खिलाया ही नहीं गया मैच। खिलाया नहीं गया उनको, और वो बड़ी एक कंट्रोवर्सी चली, तो वो बड़े एक मजबूत उम्मीदवार हैं शान मसूद टेस्ट के कैप्टनसी के, और वो ज़ाहिर पर टेस्ट तो खेलेंगे, टेस्ट के वो खिलाड़ी भी अच्छे हैं, सब कुछ है। अभी तो T20 जो 2 मैचेस रह गए हैं, मुझे उसमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज होंगी, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है एहसानुल्लाह को अगर जगह देंगे तो फिर जमान खान और एहसानुल्लाह की जगह तो बनती है। एहसानुल्लाह को मेरा ख्याल है कि इनको इंडक्ट करना चाहिए अगले 2 T20 में। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात हम पिंडी की कंडीशन के वाले से भी कर लेते हैं। अगर पिंडी की कंडीशंस को देखा जाए तो वो बहुत बैटिंग पैराडाइज, और पीएसएल में भी हमने देखा कि हर मैच ही 200 250 भी चेज होते हुए देखे हमने। जी 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 तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि एक अगर हम न्यूजीलैंड का देखें तो न्यूजीलैंड का मुझे ज़्यादा फेवर नज़र आएगी उन कंडीशन के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि उनके बैट्समैन जिस तरह की हिटिंग करते हैं, अगर बॉल रुक के नहीं आ रहा सीधा बैट पे आ रहा है तो उनको सूट करेगा ये बैटिंग स्टाइल। और शुरू में बॉल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा हाइट पे आता है। उनके फास्ट बॉलर भी ऐसे हैं जो मारते हैं नीचे। पिंडी की विकेट के बारे में कहा जाता था आज से 2-3-4 साल पहले तक कि ये पाकिस्तान की बेस्ट विकेट है फास्ट बॉलर्स के लिए, जहां पर फास्ट बॉलर को बहुत अच्छी ज़्यादा मदद मिलती मिलती है। लेकिन अब पिछले 1-2 साल में जितनी वो फ्लैट हुई है, वो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, पहले दिन 500 रन बन गए, वो चाहे T20 क्रिकेट हो या PSL हो रही है, 250-250 रन बन के चेज हो गए, तो उसके बाद तो लगता है कि ये बहुत ही कोई बैटिंग पैराडाइज विकेट है जो आपने वर्ड यूज़ किया है। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि सूट नहीं करती इस तरह की विकेट। पाकिस्तान को थोड़ा सा ऐसी विकेट बनानी चाहिए जिस पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प हो, जिस पे कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी हेल्प मिले। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त बॉलिंग है, तो बॉलिंग को देखते हुए और अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए थोड़ी सी ऐसी विकेट बनानी चाहिए जिस पे थोड़ी घास भी हो, बॉल सीम भी हो, तो उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हो। ऐसा बना दी तो हमारे पहले ही बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ऐसा फंस गए तो फिर कौन खेलेगा? मेरा ख्याल है खेल ही लेंगे। नहीं, अगर तो करें ना कि 6 आप ओपनर खिला रहे हैं कि चलो फिर टॉस जीतें और वहां करें, फिर 250-250 रन करें ना T20 के अंदर, तो दूसरा अंडर प्रेशर हो कि थोड़े हल्के बॉलर भी हो तो करने, आपने वो भी नहीं करना। बाबर रिजवान आउट हो जाए तो लाइन लग जाती है। मतलब आप एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं है टीम में ना। नहीं वो रिस्क लेंगे भी नहीं भाई, वो लंबा खिलाकर बैटिंग विकेट को मेरा नहीं ख्याल वो छेड़ेंगे, वो किसी तरह भी रिस्क नहीं लेंगे कि वो फास्ट बॉलर को मदद मिले। क्योंकि आपने देखा पहले मैच के अंदर बॉल थोड़ा हिल रहा था और रिजवान और बाबर ने बहुत स्ट्रगल किया। तो ये ऐसी कंडीशन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी बात भी ठीक है, ये आउट हो जाए तो नीचे रन्स भी नहीं होते, तो ये उस तरह के रिस्क में कभी जाना नहीं चाहेंगे। जी अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बात कर रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से, स्पिनर हमारे समहाउ देख रहे हैं कि इमाद एक अच्छी रीजनेबल बॉलिंग कर रहे हैं, बट शादाब मेन वेपन तो हमारा ऑब्वियसली वाइस कैप्टन भी है, वो शादाब है। अगर फिटनेस ना हो तो लेग ब्रेक बॉलर की बैक प्रॉपर नहीं लगती, और फिर उसकी आप देखते हैं लेग ब्रेक में भी फ़र्क आता है, उसकी गुगली में भी आता है, और सबसे बड़ा जो लेग ब्रेक के लिए मुश्किल आती है जब फिटनेस का प्रॉब्लम आता है, उसकी लेंथ ख़राब होती है। और अगर लेंथ ठीक नहीं है, जो हम उस्मान कादर के साथ भी मसला था कि अगर आप देख रहे हैं कि 6 में से 2-3 बॉल वो शॉर्ट ऑफ लेंथ करते थे, जिसकी वजह से उनको हर ओवर में बाउंड्री कंसीड करते थे, और यही वजह बनी कि वो अब टीम का पार्ट नहीं है। अगर ये शादाब की लेंथ हम देख रहे हैं, आल्दो के हमने देखा कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, बट अभी थोड़ा सा आउट ऑफ कलर नजर आ रहा है। देखिए आपने बिल्कुल उनके फिटनेस को पॉइंट आउट किया है। पिछले 5-6 साल का जो उनका कैरियर है 2017 से अब तक, उसके अंदर ऑन एंड ऑफ वो अनफिट होते हुए दिखाई दिए हैं। वो कहते हैं ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शादाब खान का और फिटनेस का चोली दामन का साथ है, किसी भी टाइम वो अनफिट हो जाते हैं। इस वक्त भी प्रॉपर फिट नहीं दिखाई दे रहे, और यही वजह है कि अब हमें मसला क्या हो रहा है हमारे स्पिनर्स को कि जब हमने शादाब जैसा लेग स्पिनर लगाना होता है तो हम देख रहे होते हैं कि यार दोनों राइट ही आ जाएं, तो फिर हम इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि लेफ्ट पे ये भी स्ट्रगल करते हैं। वैसे एक तो लेग स्पिनर थोड़ा स्ट्रगल करता है लेफ्ट आर्मर के सामने, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही करते हैं। दूसरी तरफ इमाद वसीम को देखें, उनके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ता है कि वो राइट ही लगा दें, क्योंकि लेफ्ट ही आएगा तो वो उनको भी मार पड़ जाएगी। एक चीज हमने खुद रोक भी तो दी ना, वो न्यू बॉल के साथ सारे कैरियर करते आए, अब हम उनको यूज ही नहीं कर रहे न्यू बॉल के साथ। अब सिचुएशन ऐसी है, देखें ऑनेस्टली अगर आप देखें हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन को तो नहीं अब आप रोक सकते डेथ बॉलिंग के लिए कि यार ऊपर से इमाद से करा लेते, बाद में हम शाहीन से करा लेंगे। वो कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बने थे, खासकर ओडीआई क्रिकेट के अंदर हम रिस्क ले रहे थे इमाद के साथ कि इसको हम वो ऊपर वाले ओवर्स के अंदर T20 में भी इमाद ने T20 में भी किया, बट उस वक्त
थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं बॉलिंग हमारी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी, न्यू बॉल के बॉलर्स नहीं थे। अब हमारे पास जमान भी हैं, एहसान भी हैं, नसीम भी न्यू बॉल करते हैं और फिर शाहिनशाह अफरीदी भी न्यू बॉल करते हैं। तो जब आपके पास न्यू बॉल के बॉलर आ गए हैं तो फिर आपकी वहाँ पर जगह नहीं बन पा रही कि आप इमाद को वहाँ पर कहाँ पर ओवर दें, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि क्वालिटी स्पिनर्स की इस वक्त पाकिस्तान टीम में कमी दिखाई दे रही है। ना तो हमारे पास सकलान मुश्ताक जैसा कोई है, ना कुछ सईद अजमल है, ना कोई इस वक्त अगर मॉडर्न एरा का देखा जाए राशिद खान जैसा बॉलर हमारे पास मौजूद है जिसके लिए कंडीशंस मैटर नहीं करती। स्पिनर्स क्या होता ही है कि उसको ज़्यादा कंडीशंस की उसके लिए उसको मैटर नहीं करती, वो हल्की कंडीशन से भी फायदा उठा लेता है। बिल्कुल तो वो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमें लैग करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो डगआउट में लड़के हैं उनको चांस भी देना चाहिए। और अभी एक और लड़का उसामा मीर की हमने जिस तरह बात की, वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ऐसे लड़कों को फिर आपको लेके आना चाहिए। सब पाकिस्तान की टीम है, जो अच्छा परफॉर्म करे ही शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। जी, इस पर भी कल डिटेल में बात करें। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल सेम टाइम पे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।